छिप छिप कर खाने के लिए वो कॉलेज में सबसे पीछे बेंच पर बैठती थी। फिर प्रीति की शादी हो गई। असली अग्नि परीक्षा तो तब शुरू हुई जब उसकी सास ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। आखिर कैसे भूखड़ प्रीति ने करवा चौथ का व्रत रखा, चलिए देखते हैं। प्रीति को खाने पीने का बहुत शौक था। प्रीति कम से कम 5 तरीके के फल, नारियल पानी, जूस, दूध रोज लेती थी। इसके अलावा सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम का स्नैक्स और रात का डिनर तो था ही। इतना खाने के बाद भी उसे कोई भी कभी भी कुछ खाने के लिए कहता तो वो फौरन खाने के लिए राजी हो जाती। प्रीति की माँ पारुल उसके भुक्कड़पन से बहुत दुखी थी। प्रीति बेटी, अपने खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर। तेरा वजन देखकर कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। माँ, तुम भी ना हमेशा मेरे खाने पर नजर लगाती हो। कोई मुझसे शादी कर ले, इसके लिए मैं भूखी तो नहीं रह सकती ना। तुझे भूखे रहने के लिए कौन कह रहा है, बस थोड़ा लिमिट में खाया कर। प्रीति की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। एक दिन प्रीति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। हमें आपकी लड़की पसंद है, बस जरा इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। जी जी जी, शादी से पहले प्रीति अपना वजन कम कर लेगी। फिर तो ये रिश्ता पक्का। सुधा ने प्रीति के हाथों में शगुन के रुपए थमा दिए और प्रीति की शादी राहुल के साथ तय हो जाती है। लेकिन प्रीति से कहाँ संभव था कि वो अपना वजन कम कर पाती। खाने पीने पर कंट्रोल तो था नहीं। कुछ महीने बाद प्रीति और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आते ही उसने सबसे पहले रसोई संभाल ली, क्योंकि वो हमेशा रसोई में रहे और उसका मुंह चलता रहे। अब प्रीति सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना बनाती और साथ साथ रसोई में उसका मुंह चलता रहता। वो कुछ न कुछ खाती रहती। उसके ससुराल में शाम के स्नैक्स की परंपरा नहीं थी। अब प्रीति को शाम के वक्त भूख लग जाती थी। माँ जी, आपके लिए चाय लाऊं? ले आ बहू, एक कप चाय पीकर तरोताजा हो जाओ। प्रीति ने चाय के साथ साथ आलू प्याज के पकौड़े भी बना लिए। वो चाय पकौड़ा लेकर सुधा के पास आई। अरे बहू, तूने तो सिर्फ चाय बनाने के लिए कहा था। माँ जी, खाली चाय कौन पीता है? खाली चाय पीने से एसिडिटी होती है, इसीलिए मैं पकौड़े बना लाई। दरअसल पकौड़े तो प्रीति को खुद खाने थे, सासू माँ का तो बहाना था। अब वो रोज शाम को कुछ न कुछ बनाकर खाती और घर वालों को भी खिलाती। इसी बहाने प्रीति को शाम का स्नैक्स मिल जाता था। लेकिन प्रीति की असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन, प्रीति बहू, कल करवा चौथ है, तुझे पता है ना, करवा चौथ पर सारा दिन पानी भी नहीं पीते हैं। शाम को चांद की पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। कल सुबह 3 से 4 बजे तक सरगी का वक्त है। तू अपनी सरगी के लिए राहुल से सामान मंगवा लेना और पूजा का सामान भी मंगवा लेना। करवा चौथ पर खाना तो दूर, पानी भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर प्रीति को चक्कर आ गए। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रीति ने खुद को संभालते हुए कहा। जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। प्रीति अपने कमरे में चली गई और सरगी की लिस्ट बनाने लगी। करवा चौथ की तैयारी में पूजा के सामान का उस लिस्ट में कोई जिक्र ही नहीं था। उसमें तो सिर्फ खाने पीने की चीजों के नाम थे। शाम को जब राहुल ऑफिस से आया तो प्रीति ने उसे लिस्ट थमाते हुए कहा, कल करवा चौथ है, व्रत और पूजा का सारा सामान इस लिस्ट में लिखा है। ये सब सामान बाजार से ला देना। इतनी लंबी लिस्ट? इस लिस्ट में ऐसा भी क्या है? राहुल उस लिस्ट को पढ़ने लगता है। दूध, दही, मावा, रसमलाई, रबड़ी, मालपुआ, पेड़े, लड्डू, संतरा, अनार, अमरूद, केला, नारियल। लिस्ट पढ़ते पढ़ते राहुल थक जाता है। प्रीति, क्या है ये सब? ये सब मेरे सरगी का सामान है। इतना सारा? हाँ, माँ जी ने कहा है कि करवा चौथ के व्रत में कुछ खाना तो दूर, पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। रात में चांद की पूजा करने के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। तुम इतना सब कुछ सरगी में खा लोगी? प्रीति ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। हाँ। राहुल लिस्ट लेकर बाजार चला गया और सारा सामान ले आया। उसने सामान प्रीति को दे दिया। प्रीति ने घड़ी में 3 बजे रात का अलार्म लगा दिया और सो गई। 3 बजे जब अलार्म बजा तब प्रीति झटपट उठ गई और सरगी का सारा सामान लेकर खाने बैठ गई। 1 घंटे में उसने सारा सामान चट कर लिया, फिर जोर से डकार मारा। अब जाकर तसल्ली हुई है, ना जाने इससे मेरा दिन भर का काम चलेगा या नहीं। कल तो दिन भर भूखा रहना है। सरगी खाकर प्रीति सोने चली गई, लेकिन व्रत की टेंशन के कारण उसे सारी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वो सोकर उठी तो सुबह से ही रसोई में पकवान बनाने लग गई। अरे बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है तू? माँ जी, रात के लिए खाना बना रही हूँ। सुधा ने देखा कि पूरी रसोई पूरे पकवान से भरी हुई थी। रसोई का एक भी बर्तन खाली नहीं था। किसी में पूरी, किसी में मालपुए, किसी में खीर, किसी में पनीर की सब्जी, किसी में रायता, किसी में चटनी, तो किसी में गुलाब जामुन भरे पड़े थे। इतना सारा खाना? हाँ माँ जी,
दिन भर भूखी रहूंगी तो रात में अच्छा खाना तो चाहिए ना। लेकिन अभी तो सुबह थी, सारा दिन बाकी था। सारा दिन भूखा प्यासा रहना प्रीति के लिए असंभव था। दिन चढ़ते ही बहुत भूख लगी है यार, अब क्या करूं। अभी तो दोपहर और शाम बाकी है, शाम की पूजा के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। प्रीति मन महसूस कर रह जाती है, लेकिन उससे ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहा गया। थोड़ा सा कुछ खा ही लूंगी तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। प्रीति ने देखा कि राहुल ऑफिस गया हुआ है और सुधा अपने कमरे में सो रही है। वो चुपके से रसोई में गई और थोड़े मालपुए खा लिए। हाँ, अब जान में जान आई। प्रीति अपने कमरे में आकर सो गई। उसे थोड़ी देर के बाद फिर भूख लगी। दोपहर के 2 बज गए हैं, लंच का वक्त हो गया है। बड़ी भूख लगी है, क्या करूं। माँ जी को खाना देने के बहाने खुद भी कुछ खा लूंगी, किसी को क्या पता चलेगा। प्रीति सुधा के लिए एक थाली में खाना परोसने लगी और लगे हाथ 4 पूरियां और पनीर की सब्जी खुद भी खा ली। उसके बाद उसने सुधा को खाना खिलाया। कुछ देर बाद शाम हो गई। सुधा ने प्रीति से कहा, प्रीति बहू, जा तैयार हो जा। पास के मंदिर में मोहल्ले की सारी औरतें करवा चौथ की कथा सुनने के लिए इकट्ठा होती हैं। तू भी वहीं चली जा, उन सब के साथ पूजा भी कर लेना और कथा भी सुन लेना। ठीक है माँ जी। प्रीति तैयार होकर माता के मंदिर में जाती है, जहाँ मोहल्ले की सभी औरतें पहले से जमा थीं। प्रीति भी उनके बीच जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने कथा सुनाना शुरू किया, लेकिन प्रीति कथा के बीच बीच में लंबी लंबी डकारें मारने लगी। उसकी डकारों में से कभी मालपुए की खुशबू आती तो कभी पूरी सब्जी की। ये देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगी। लगता है सुधा की बहू ने पूजा से पहले ही खाना खा लिया है। आजकल की लड़की है, आजकल की लड़कियों से भूखा नहीं रहा जाता। अरे जब भूखी नहीं रह सकती तो कैसा व्रत और कैसी पूजा, फिर कथा सुनने क्यों आई है। मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर प्रीति पूजा बीच में ही छोड़कर घर आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई। माँ जी, वहाँ औरतें कथा सुनने थोड़ी ना आई हैं, वो तो एक दूसरे की बहुओं की बुराई करने आई हैं। मुझसे नहीं सुना गया इसलिए मैं आ गई। प्रीति घर आकर चांद निकलने का इंतजार करने लगी। रात हो गई, चांद निकल आया था। प्रीति राहुल का इंतजार कर रही थी। कितनी जोर की भूख लगी है, न जाने राहुल कब आएंगे। तभी प्रीति के मोबाइल फोन की घंटी बजी। हेलो प्रीति, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। लेकिन राहुल आज तो। प्रीति ने इतना ही कहा था कि राहुल ने फोन काट दिया। राहुल भूल गया था कि आज करवा चौथ है। आज मेरा व्रत है और आज ही राहुल को देर से आना है, लेकिन उसने तो कहा है कि मैं खाना खा लूं। अब पति की आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ। प्रीति फौरन रसोई में गई और प्लेट भरकर खाना खा लिया। हाँ, अब जाके पेट भरा है मेरा। सुबह से इतना कम खाया था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कुछ देर के बाद राहुल आ जाता है। प्रीति चांद की पूजा करती है और फिर राहुल के हाथ से पानी पीती है। उसके बाद उसने सुधा और राहुल को खाना दिया। अरे प्रीति, तुम भी खाओ ना हमारे साथ। नहीं नहीं, आप और माँ जी खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। बहू, आज तो तेरा व्रत था, फिर भूख क्यों नहीं है। चल अपनी भी थाली ले आ। प्रीति एक बार फिर से खाना खा लेती है। आधी रात को प्रीति के पेट में तेज दर्द होने लगा और वो बार बार टॉयलेट जाने लगी। राहुल ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। ओवर ईटिंग की वजह से इनकी हालत बिगड़ गई, इन्हें डायरिया हो गया। अभी कुछ दिनों तक इन्हें लिक्विड डाइट पर ही रहना होगा। माँ जी, राहुल, मैंने व्रत के नाम पर छिप छिप कर सारा दिन बहुत खाया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी वजह से आप लोगों को भी परेशान किया। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। तू जल्दी से ठीक होकर घर आ जा बस। प्रीति ने कसम खाई कि अब वो हद से ज्यादा नहीं खाएगी।